नमस्कार। तो हम अभी तक बात कर चुके हैं साइंस के बारे में और फिज़िक्स के बारे में कि फ़िज़िक्स में हम क्या पढ़ते हैं, कैसे क्या अप्रोच होता है, क्या मेथड होता है, इसको हम फॉलो करते हैं फ़िज़िक्स को पढ़ने के लिए। हमने जो पहले बात कर चुका है, उसमें थोड़ा-सा बस बाकी रह गया था हमारा एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझना यूनिवर्स का, ठीक है? और हमें फिर बात करना था कि हमें अपने कोर्स में जो 11-12 में पढ़ना है, उसमें फ़िज़िक्स में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, ये बात करना है। ठीक है। तो इस वीडियो में हम दो बात करने जा रहे हैं। ठीक है, एक तो जो हमारा कॉन्सेप्ट बच गया था यूनिवर्स का, वो बात करेंगे। और दूसरा कि हमारा अपना जो 11-12 का फिजिक्स का कोर्स है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यूनिवर्स का एक बेसिक पार्ट बात करते हैं, फोर्स का, है ना। यूनिवर्स का फॉर्मेशन में जो, या यूनिवर्स जो अभी आप देख रहे हैं जिस तरह से है, या आगे भी जिस तरह से रहेगा, उसमें सबसे बड़ा जो रोल निभाता है वो है फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर, है ना। आपने बहुत तरह के फोर्स के नाम सुने होंगे, मैग्नेटिक फोर्स, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स, सिंपल पुश और पुल को भी आप फोर्स बोलते थे, मैकेनिकल फोर्स बोलते थे। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे आप फोर्स का नाम सुने हैं, लेकिन बेसिकली, है ना, नेचर में सिर्फ और सिर्फ चार फोर्स ही होते हैं। बाकी जो आप फोर्स देखते हैं या सुनते हैं, वो इन चार फोर्स से कहीं ना कहीं मिलकर बनते हैं, या वो उसका एक पार्ट है। ठीक है। तो कौन है ये चार फोर्स जिससे यूनिवर्स बना है, या जिससे यूनिवर्स अभी टिका हुआ है ना, ये आगे चलता रहेगा। तो वो जो चार फोर्स हैं, वो है हमारा पहला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा है ग्रेविटी। ठीक है। क्या क्या है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर और ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटी का बात तो आप जान चुके हैं ना, ग्रेविटी का बारे में आप लोग 9-10 में पढ़ चुके हैं, जब लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे। तो लास्ट में आपका ग्रेविटी भी आया था, और बात हुआ था कि किस तरह से ग्रेविटी का जो सिद्धांत है वर्क करता है, उससे बहुत सारे फेनोमेना एक्सप्लेन हुए थे, है ना। कि किस तरह से आप धरती पर हैं, या कोई भी जो भी चीज़ धरती पर है, जैसे नदी जो बह रही है ना, ये ग्रेविटी के ही अनुसार बह रही है ना, ऊपर से नीचे आती है। वो नदी, ऐसा तो नहीं होता है कि नीचे से ऊपर उड़ जाती है, ऐसा तो होता नहीं है। क्यों ऊपर से नीचे आती है? ग्रेविटी के चलते आती है। या आप जब कूदते हैं तो वापस धरती की तरफ क्यों गिरते हैं? ग्रेविटी के चलते गिरते हैं। जो धरती है इवन, है ना, वो सन के चारों तरफ घूमती है। क्यों घूमती है? तो ग्रेविटी के चलते घूमती है। सन जो है वो हमारे गैलेक्टिक कोर के चारों तरफ घूमता है। हमारा सोलर सिस्टम गैलेक्टिक कोर के चारों तरफ जो घूमता है, वो किस लिए घूमता है? ग्रेविटी के चलते घूमता है। तो ये सब एक पार्ट है। इवन कि हम जब एक्सप्लेन कर रहे थे यूनिवर्स का फॉर्मेशन में, तो वहाँ पर बात किए थे कि एक समय के बाद जब यूनिवर्स में एनर्जी से मास कन्वर्सेशन होने लगा और मास आने लगा, तो धीरे धीरे ग्रेविटी डेवलप करने लगा और क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल बनने लगे, जिससे बहुत सारे स्टेट्स ऑफ मैटर बने, है ना। तो ग्रेविटी इस तरह से रोल निभाया था। तो ग्रेविटी के बारे में आप जानते हैं। बात करते हैं दो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर वो फोर्स है जो एटम को बनाता है ना। एटम में किसको कंबाइन करता है? उसके न्यूक्लियस को, है ना। न्यूक्लियस में आप सुने होंगे, जब भी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, कि न्यूक्लियस में दो पार्टिकल होते हैं, है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, है ना। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जब आप आगे जाके पढ़ेंगे या कभी डिस्कशन सुना होगा, तो ये न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है, जबकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये बहुत, जो प्रोटॉन है बहुत कम स्पेस में न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और बहुत कम स्पेस में है, उसके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। तो उसमें बहुत ज़्यादा रिपल्सन होगा। इसके बारे में हम 12 क्लास में पढ़ेंगे ज़रूर। तो उसमें होता है कि बहुत ज़्यादा रिपल्सन होता है, लेकिन वो क्या होता है कि न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकलता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको कौन कंबाइन करके रखता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस को बनाने वाला फोर्स है, वो कौन है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर ये फोर्स नहीं होता तो एटम फॉर्म नहीं करता। अगर एटम फॉर्म नहीं करता तो कुछ भी, जो भी चीज़ हम जान रहे हैं, वो कुछ भी फॉर्म नहीं करता, है ना। आपके अंदर भी एटम है, प्लांट के अंदर भी एटम है। आपके अंदर कैसे एटम है? तो एग्जाम्पल में आपका शरीर है, ठीक है, उसमें बहुत सारे ऑर्गन है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लिए हार्ट, है ना, या आपके मसल। ठीक है, मसल, मसल के अंदर आपको क्या मिलेगा? प्रोटीन मॉलिक्यूल। प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर क्या मिलेगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक एटम है, और एटम के अंदर आपको क्या मिलेंगे?
न्यूक्लियस, है ना। तो आपके अंदर भी एटम है, ठीक है। एक ईंटा है उसके अंदर भी एटम है ना। आयरन का डब्बा है उसके अंदर भी एटम है। आयरन आप जानते हैं कि एक एलिमेंट है, और एलिमेंट के अंदर एटम किस तरह से होते हैं आप जानते हैं। तो हर चीज़ के अंदर एटम है। तो अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं होता तो एटम फॉर्म नहीं करता, और एटम फॉर्म नहीं करता तो सिंपली बात है कि कुछ भी फॉर्म नहीं करता, यूनिवर्स फॉर्म नहीं करता। तो एटम के न्यूक्लियस को बनाने में किसका सबसे महत्वपूर्ण रोल है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का, ठीक है। तो चलिए, यूनिवर्स का पहला पार्ट बन गया एटम का न्यूक्लियस। एटम नहीं बना, एटम में तो अब आ गया, जब उसका न्यूक्लियस बना तो क्या आ गया आपको उसमें? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को कौन एटम के अंदर लेके आता है? तो वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना। वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो आपको इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन से अट्रैक्ट करवा कर वो उस क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के चलते ही जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करता है ना। और इस तरह से जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जब अट्रैक्ट करता है तो एटम फॉर्म करता है ना। हमने अभी बताया कि किस तरह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एटम के न्यूक्लियस को फॉर्म करता है। न्यूक्लियस के बाद हम बात की कि एटम में जो प्रोटॉन था वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट किया, और पूरा एटम कौन बनाया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के भी दो पार्ट हैं, है ना, जिसको आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, है ना। इसके दो पार्ट हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो आपको एटम कौन पूरा पूरा बना रहा है? पहला स्टेप में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आया, दूसरे स्टेप में आया आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर एटम एटम कंबाइन होकर, जैसे आप जानते हैं कि मॉलिक्यूल बनता है ना। या एक एटम आयरन में दूसरा एटम, मतलब अगर आप कोई भी एलिमेंट देख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे आइटम होंगे, है ना। कोई भी प्योर एलिमेंट का टुकड़ा उठा रहे हैं तो उसमें बहुत सारे आइटम होंगे। वो आइटम भी किस फोर्स से कंबाइन होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इवन कि आप जो पुश और पुल जानते हैं, है ना, ये आपका मसल जो फोर्स लगा रहा है, जो मैकेनिकल फोर्स लगा रहा है, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होता है ना। या आप किसी चीज़ को रस्सी से खींच रहे हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। रस्सी के पार्टिकल के बीच में रखने वाला भी जो फोर्स होता है, जिसको आप आगे जाके टेंशन के नाम से पढ़ेंगे, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। तो ये बहुत बेसिक फोर्स है यूनिवर्स का। कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना। ग्रेविटी का हम बात किए, ग्रेविटी का तो आप इन्फ्लुएंस देख चुके हैं बहुत ज़्यादा 9 या 10 में, कि कितना ज़्यादा वर्क करता है। यूनिवर्स फॉर्मेशन का कहानी जब बता रहे थे तो उस समय भी ग्रेविटी का आप इन्फ्लुएंस देखें। इवन कि यूनिवर्स फॉर्मेशन में ये दोनों फोर्स भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं ना। किस तरह से आपने देखा कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपको न्यूक्लियस बनाता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एटम बनाता है। और इवन एटम एटम और मॉलिक्यूल को, या मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मिला के कंपाउंड या मिक्सचर जो भी बन रहा है, वो कौन बना रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो कुछ भी जो आपके पास है ना, वो इन्हीं सब फोर्स से मिलके बने हैं, है ना। अगर ये फोर्स वर्क करना काम बंद कर दे तो क्या होगा? सिंपली कुछ नहीं रहेगा, है ना। आपके पास अगर सिंपली एक फोर्स भी इसमें से अगर मान लीजिए हट जाता है, मान लीजिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही हट जाता है, तो क्या होगा? आपको न्यूक्लियस नहीं रहेगा, न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो आपको एटम भी नहीं रहेगा, और एटम भी नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा, है ना। जो धरती देख रहे हैं, प्लांट पौधा जानवर इंसान कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी नहीं रहेगा, है ना। अगर एक सेकंड के लिए भी ये फोर्स हट गया, ठीक है, तो आपका यूनिवर्स ख़त्म हो सकता है। खैर ये ऐसा होता नहीं है, ये हाइपोथेटिकल बात है, ठीक है। हुआ तो क्या होगा ये हम बता रहे थे, ठीक है। तो ये था ग्रेविटी के बारे में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। अब आप सोचेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स कहाँ छूट गया? तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो बीटा डीके में काम आता है। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि आप बीटा डीके अभी तक नहीं पढ़े, तो कब पढ़ेंगे आप बीटा डीके? 12 क्लास में आप जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, तब उसमें एक चैप्टर आएगा आपका न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई चैप्टर जब आता है, तब आपको बीटा डीके के बारे में पढ़ेंगे। और बीटा डीके आप देखेंगे किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव डीके या बीटा डीके जब आप पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी वगैरह कह सकते हैं, तो ये जो बीटा डीके होता है उसमें सबसे ज़्यादा रोल कौन प्ले करता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक। तो यूनिवर्स फॉर्मेशन में यूनिवर्स को जो बना के अभी तक रखा हुआ है ना, जिस तरह से यूनिवर्स आपके सामने दिखाई दे रहा है,
उन उस पूरे यूनिवर्स को मेंटेन रखने में, फॉर्म करने में और इवन कि ख़त्म करने में भी यही चार फोर्स हरदम वर्क करेंगे, है ना। तो ये फोर्स जैसा वर्क करे यूनिवर्स वैसा ही रहेगा। या आप समझ सकते हैं कि ये फोर्स कितना बेसिक है, और कुछ आप अपने दिमाग लगा कर भी सोच सकते हैं कि इन फोर्स के साथ अगर छेड़छाड़ किया जाए तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये था यूनिवर्स का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कि यूनिवर्स कैसे फॉर्म किया, क्या उसका बेसिक कैरेक्टर है जो वो अभी भी मेंटेन करके रखा हुआ है ना। तो ये थे फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। ठीक है, कभी अब हम ये फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किए, है ना। क्यों थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किए, क्योंकि इसलिए क्योंकि दो फोर्स है ना, आपको ग्रेविटी है ना और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, 12 क्लास में समझ लीजिए कि आपको पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ना है। ठीक है, 12 क्लास का पूरा पहला बुक आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ठीक है, तो आपको ये पूरा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, इसलिए अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, डिटेल का बाद पूरा 1 साल, है ना। तो उसके घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब पूरा हर पॉइंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जान जाएंगे। ग्रेविटी के बाद अब इसी साल मैकेनिक्स के अंत में जानेंगे, और उसके पहले बहुत सारा हम पार्ट पढ़ेंगे जो ग्रेविटी को और एक्सप्लेन करने में मदद करेगा। तो ग्रेविटी हमारा चैप्टर ही है, तो ये दो टॉपिक बहुत अच्छा से कवर होगा। मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा 12 क्लास में, वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का। ठीक है, क्योंकि इसके लिए हमको और बहुत सारा कोर्स पढ़ना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा, तभी हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स को समझ सकते हैं। तो हायर स्टडी में अगर आप फिजिक्स को अपने कोर्स में रखें, तब हायर स्टडी में जाके आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में मॉडर्न फिजिक्स में डिटेल में पढ़ना होगा। तो इस साल फंडामेंटल फोर्स में से इस साल और अगले साल 11-12 में आपको ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो अभी छोटा सा इंट्रोडक्शन है, साल भर इसी का बात होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तब अब आते हैं कि हमें करना क्या है ना, साल भर क्या करना है। तो हमारा जो फिजिक्स का स्टडी है, पूरा फिजिक्स का स्टडी को डिवाइड कर दे रहे हैं 3 सेक्शन में। इस साल का नहीं, हमेशा, है ना। फिजिक्स को 3 सेक्शन में बांटा जा सकता है। पहला हम बोल सकते हैं, ये मेरे अनुसार है ना, कि फिजिक्स, बिगिनर फिजिक्स, इंटरमीडिएट फिजिक्स और तीसरा है हायर फिजिक्स। बिगिनर फिजिक्स वो जो आप अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, है ना, 10 क्लास तक जो भी आप फिजिक्स के बारे में जो थोड़ा बहुत जानते हैं, उसको हम बिगिनर फिजिक्स बोल सकते हैं कि आप फिजिक्स को चालू कर चुके हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं। इंटरमीडिएट फिजिक्स हम 11-12 में कवर करेंगे, और अगर आपको फिजिक्स अच्छा लगा, कोई आपको स्कोप दिखाई दिया, इंटरेस्ट आया, तो आप हायर फिजिक्स पढ़ सकते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है ना। अंत तभी होगा जब आपको करने का मन करेगा, मतलब आपको रिसर्च करने का मन करेगा, तो इसके आप एंड तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, खैर हर चीज़ का एंड नहीं होता है। ठीक, तो इस तरह से फिजिक्स 3 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। तो हम अपने इंटरमीडिएट कोर्स को डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि 11-12 में पढ़े जाने वाला फिजिक्स। तो 11-12 में फिजिक्स 2 पार्ट में हम पढ़ते हैं, क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, है ना। बहुत लोगों का कंप्लेन होता है कि हम इतने पुराने पुराने चीज़ क्यों पढ़ते हैं फिजिक्स में, या ये पुराना चीज़ किस पार्ट में आता है। तो ये पुराना चीज़ आपको आता है क्लासिकल फिजिक्स में, है ना। जो आप अभी तक पढ़ते हुए आए हैं थोड़ा बहुत पार्ट, वो मैक्सिमम पार्ट आपने क्लासिकल फिजिक्स का पढ़ा, है ना, 10 तक। इवन कि 11-12 में भी आप ज़्यादातर क्लासिकल फिजिक्स ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये बेसिक है। इसी की बदौलत आप अभी जो हो रहा मॉडर्न फिजिक्स, है ना, जैसे कि आप जो मोबाइल काम कर रहा है, या आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट काम कर रहे हैं, बड़े बड़े मशीन काम कर रहे हैं, वो कैसे बनते हैं, ये सब फिजिक्स का एक पार्ट है। फिजिक्स ने ही इसको डेवलप किया है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल में लगने वाला माइक्रो प्रोसेसर चिप, उसके बारे में आप यहाँ जानेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। हाँ, तो आपको पढ़ना है। आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो आपका नेटवर्किंग सिस्टम है, नेटवर्क जो काम कर रहा है, वो आप पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स के लास्ट चैप्टर कम्युनिकेशन सिस्टम में, है ना। तो ये सब पढ़ना है, लेकिन कम पार्ट में। ठीक है, तो हमें पहला बेसिक फिजिक्स बोल लीजिए कि हमें पुराना जो क्लासिकल फिजिक्स 16th सेंचुरी से लेके मान लीजिए 19th सेंचुरी वाला फिजिक्स, है ना, इसी को क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। और इसी के बेस पे हम आगे के अपने फिजिक्स की पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं और मॉडर्न फिजिक्स को समझ सकते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स को समझना ज़रूरी है, तभी हम मॉडर्न फिजिक्स को समझ पाएंगे। मतलब ये इंटीग्रल पार्ट है ना, कि अगर आप क्लासिकल फिजिक्स समझे, ठीक है, तभी आप मॉडर्न फिजिक्स समझ पाएंगे। इसलिए पहले क्लासिकल फिजिक्स को समझना ज़रूरी है ना। भले ही पुराना है,
इसका मैक्सिमम जो भी हम एप्लीकेशन आपको बताएंगे वो या तो आपको अभी सामने नहीं दिखाई देगा, है ना, या बहुत छोटे फॉर्म में दिखाई देगा, आपको लगेगा ये तो बहुत छोटा चीज़ है, तो हम ऐसे भी जानते थे, ठीक है। ऐसा होगा, लेकिन ये जानना ज़रूरी है, तभी आप मॉडर्न फेनोमेना को समझ पाएंगे, है ना। हम आपको तुरंत अभी मोबाइल खोल के मोबाइल बनाना नहीं सिखा सकते, है ना। उसके लिए आपको बहुत सारा चीज़ जानना पड़ेगा, कैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में कोई भी वर्क करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे वर्क होता है, करंट कैसे काम करता है, सब चीज़ जानना ज़रूरी है, और वो चीज़ हम सीखेंगे क्लासिकल फिजिक्स में। तो अब बात करते हैं क्लासिकल फिजिक्स का। क्लासिकल फिजिक्स का हमें 4 पार्ट पढ़ना है ना। अपने 11-12 के कोर्स में 2 पार्ट हम 11 पढ़ेंगे, मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, जबकि 2 पार्ट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स भी हम पढ़ेंगे, लेकिन 12 में। तो जो आपका 11 में जो पूरा पार्ट पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स है। पार्ट 1 जो बुक है उसमें आपको मैकेनिक्स है, पार्ट 2 में आपको भी मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स दोनों है, तो मोस्टली आपको मैकेनिक्स पढ़ना है 11 में, ठीक है। यही 2 पार्ट पढ़ना है क्लासिकल फिजिक्स का 11 में। कुछ एक्सपेरिमेंट भी आपको करने हैं, ठीक है। 11 में 12 में जो भी आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं, सारे एक्सपेरिमेंट आपको क्लासिकल फिजिक्स के हैं, मॉडर्न फिजिक्स के कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं है, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट आपको हायर स्टडी में मिलेंगे, अभी तो आपको कोई मॉडर्न फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करना है। तो एक्सपेरिमेंट भी आपको क्लासिकल फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट करने हैं, है ना। तो होगा कि आपको लैब में जाने के लिए मिले मौका अपने स्कूल कॉलेज में, तो आपको बहुत पुराने और देखने में आपको घटिया लगने वाले इंस्ट्रूमेंट मिले, है ना। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपको उस समय जिस टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज हुए थे, जो भी एक्सपेरिमेंट या जो भी चीज़ आपको बताने के लिए वो एक्सपेरिमेंट करवाया जाएगा, वो जस्ट उस समय के अनुसार होगा जिस समय, जैसे ओम्स लॉ आपको 12 में सिखाया जाएगा, तो आपको इंस्ट्रूमेंट भी वैसा ही यूज होगा जैसा ओम्स जब एक्सपेरिमेंट किए थे, तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए थे उसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट आपको यूज करके दिखाया जाएगा। तो आपको हो सकता है इंस्ट्रूमेंट देखने में पुराना कबाड़ी जैसा वाहियात लगे, लेकिन ये क्लासिकल ही पुराने ज़माने में भी वैसे इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे, इसलिए आपको वैसे ही इंस्ट्रूमेंट पे सीखना होगा क्लासिकल फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स को हमको पुराने ही मेथड से समझना है ना, यही बात है। तो ये बात हुआ आपका क्लासिकल फिजिक्स का, आपको हो गया ये 4 पार्ट थ्योरी और 1 पार्ट एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। 11-12 में इतना पार्ट आपको पढ़ना है क्लासिकल फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट, और 4 पार्ट क्लासिकल फिजिक्स के थ्योरेटिकल पार्ट में, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स का जो पार्ट पढ़ना है आपको सिर्फ और सिर्फ 12 में आपको पढ़ना है, ठीक है। 12 में आपको पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स का कुछ पार्ट, ठीक है। कुछ पार्ट नहीं बोलेंगे, कुछ चैप्टर बोलेंगे, है ना। ये सब चैप्टर के नाम है जो आपको एज ए इंट्रोडक्शन पढ़ना है 12 में। तो मॉडर्न फिजिक्स आपको 11 में मिलने वाला नहीं है ना, 12 में मिलेगा, और वो भी कुछ कुछ चैप्टर में। तो कुछ इंट्रोडक्शन आपका हो जाएगा 12 के अंत तक आते आते मॉडर्न फिजिक्स का। तो हमें क्या पढ़ना है अपने इंटरमीडिएट फिजिक्स में, यानी कि 11-12 के फिजिक्स में, क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, और क्लासिकल फिजिक्स को 2 पार्ट में, थ्योरी और एक्सपेरिमेंट के पार्ट में। जबकि मॉडर्न फिजिक्स का सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये तो हो गया क्या पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं ये तो बता दिए, फिजिक्स में क्या पढ़ने वाला है ये बता दिए, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे, यानी कौन सा बुक आपको फॉलो करना है, ठीक है। लेक्चर तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन लेक्चर नेसेसरी नहीं होता है। अभी तक आप जो भी पढ़ते हुए आए हैं वो आप किसी एक बुक को फॉलो करते थे। अगर यही मेथड आपको रहा तो आप हायर स्टडी में अच्छा नहीं कर पाएंगे, है ना। हायर स्टडी में कोई एक बुक फॉलो नहीं होता है, कुछ टॉपिक किसी एक बुक में मिलते हैं, जबकि कुछ टॉपिक किसी दूसरे बुक में मिलते हैं। सब टॉपिक एक बुक में मिलना संभव नहीं होता है हायर स्टडी में, मतलब 12 के बाद। लेकिन 11-12 में इसलिए थोड़ा बहुत आपको हायर स्टडी और पुराने मेथड के बीच का ब्रिज बना के आपको दिया जाता है ना, कि आपको थोड़ा सा आदत डलवाया जाता है कि आप एक्स्ट्रा बुक पढ़ें। तो आपका जो बुक आपको फॉलो करना होगा वो हो जाएगा, आपका मेन बुक हो जाएगा NCERT फिजिक्स, है ना। NCERT फिजिक्स 11-12, 11 में 2 पार्ट फिजिक्स के, 12 में भी 2 पार्ट फिजिक्स के, ठीक है। तो आपका ये बेसिक बुक रहेगा, मतलब इस बुक में जो भी है वो कोई भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो या CBSE या ICSE, उसको फॉलो करेगी, है ना। लगभग CBSE तो गारंटीड फॉलो करेगी, और मैक्सिमम स्टेट बोर्ड फॉलो करती हैं NCERT एज ए सिलेबस, है ना, एज ए टॉपिक जो भी उसमें रहता है उसको कवर करते हैं। अब आता है कि एडिशनली आपको कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि आप अगर NCERT पढ़ना चालू करें तो बहुत ज़्यादा आपको समझ में नहीं आए,
तो एनसीईआरटी को समझने के लिए या वो जो एनसीईआरटी में टॉपिक दिया है वो उसको समझने के लिए आप बहुत सारे बुक को फॉलो कर सकते हैं। समझने के लिए हम बोल रहे हैं, है ना। अब आपको जो इंटरमीडिएट में पढ़ना है उसको आपको पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्या पैटर्न चेंज करना पड़ेगा? अभी तक अभी तक 10 तक जब भी आप पढ़ते आ रहे थे तो इसको हम बोलते हैं बेसिक नॉलेज, है ना। 10 1 से लेकर 10 की स्टडी तक या अप टू 10 की स्टडी को हम बोलते हैं बेसिक नॉलेज। मतलब इतना सबको जानना जरूरी है। तो उस समय क्या हो रहा था, सब लोग एसएसटी भी पढ़ रहे थे, भले उनको इच्छा था या नहीं था, एसएसटी पढ़ रहे थे, हिंदी भी पढ़ रहे थे, है ना। वो साइंस भी पढ़ रहे थे, जीके भी पढ़ रहे थे, ड्राइंग भी पढ़ रहे थे, हर सब्जेक्ट पढ़ रहे थे थोड़ा 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 थोड़ा। तो 10 तक आपको वो पढ़ाया जाता है तो जो बेसिकली आपको थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी है। जबकि आप देखें कि 11 में जाते ही आपको ऑप्शन दिया गया, है ना, आपको कैरियर का ऑप्शन दिया गया। तो आप समझ लीजिए 11 12 से आपका कैरियर चालू होता है। ठीक है, सबसे पहला बात कैसे पढ़ना है इसलिए इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझिए कि अब आपका कैरियर चालू हो रहा है। अभी तक आपका कैरियर चालू नहीं हुआ था। अभी तक जो था 10 तक वो बस बेसिक नॉलेज जो आपको इस समाज में रहने के लिए ज़रूरी है, ठीक है, आपके सराउंडिंग को जानने के लिए ज़रूरी है, वो 10 तक दिया जाता है। इसलिए 10 में उतना प्रेशर नहीं होता है। 10 में सिंपली सब चीज़ समझाया जाता है। जबकि यही होता है 11 से। बहुत लोग बोलते हैं कि 11 12 बहुत हार्ड हो जाता है 10 के कंपेरिजन में। हार्ड नहीं होता है, ठीक है, वो कैरियर बेसिस पे हो जाता है। इसलिए आपको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भी डील करना पड़ता है। ठीक है, तो हार्ड नहीं है। अगर आप अपने चॉइस से किए हैं तो कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होता है। ठीक है, तो बात यही है कि अब आपको कैरियर बेसिस पे पढ़ना है ना। आप साइंस लिए इसका मतलब आपका, खैर इस पर हम बात करेंगे, 2 मिनट रुक जाइए, कि साइंस आप लिए इसका मतलब क्या हो सकता है। ठीक है, तो कैरियर रिलेटेड पढ़ना है तो कैरियर रिलेटेड ऐसा नहीं होता है कि आपको एक ही बुक पे बस डिपेंडेंट है। आप जितना नॉलेज गेन करना चाहते हैं, जितना आप अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा, उतना ही आपको कैरियर में मदद मिलेगा, है ना। आप अब कॉन्सेप्चुअली चलिए, है ना। आप किसी किसी चीज़ को रटना वगैरह बंद कर दीजिए, है ना। कॉन्सेप्चुअली चलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। तो कैसे कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है, तो फिजिक्स को जो मेथड है हम लोग का पढ़ने का 11 12 में, वो फिजिक्स सिर्फ फिजिक्स नहीं रह जाता है ना। फिजिक्स 2 पार्ट में आपको बढ़ जाएगा। अभी तो हम बताए क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, लेकिन फिजिक्स को पढ़ने का तरीका भी 2 पार्ट में पड़ जाएगा, बढ़ जाएगा, सॉरी। एक हो जाएगा कि आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, एक हो जाएगा फिजिक्स में ही मैथ पढ़ना है, मैथमेटिकल टूल, है ना। तो आपको सबसे पहले मैथ पढ़ना होगा। फिजिक्स में आगे जो भी बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे उनको डील करने के लिए आपको बहुत तरह से मैथ आना चाहिए पहले ही। तो कुछ मैथ का पार्ट भी हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के लिए, और फिर फिजिक्स भी पढ़ेंगे। और फिजिक्स का 2 पार्ट पढ़ेंगे, क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, है ना। तो अगर देखा जाए तो 11 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में आपका जो फिजिक्स सब्जेक्ट है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसका पढ़ने का तरीका अलग है। ठीक है, उसमें मैथ भी आएगा और फिजिक्स भी आएगा। ठीक है, चाहे आप कोई साइंस में कोई भी स्ट्रीम लीजिए, बायो लीजिए, चाहे मैथ लीजिए, आपको फिजिक्स में मैथ भी पढ़ना है और फिजिक्स भी पढ़ना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आपको हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। पहला तो आपको रहा कि बेसिक बुक आपको एनसीईआरटी रखना है। अगर आपको फिजिक्स अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, आपको फिजिक्स अच्छा नहीं लगता है, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको सिंपली कॉन्सेप्ट को समझना है, न्यूमेरिकल नहीं लगाना है, हर कॉन्सेप्ट को थोड़ा थोड़ा समझ जाना है, तब आप सेकंड बुक यानी कि कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स को फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे, सिर्फ बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जिनको न्यूमेरिकल फॉलो नहीं करना है, जिनको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, जिनको सिर्फ फिजिक्स किसी तरह पास करना है या कंपलसरी उनके लिए पढ़ना है, तो वो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स पढ़ें। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए अब बात आता है, तो आप न्यूमेरिकल के लिए, स्पेशली अगर न्यूमेरिकल के लिए बात किया है, तो सबसे अच्छा बुक इंडिया में पढ़ता है, आपको बहुत ज़्यादा नाम सुने होंगे, एच सी वर्मा का। तो ये न्यूमेरिकल बुक है। ये बुक को आप इसी पर्पज़ से लीजिएगा अगर आपको न्यूमेरिकली फिजिक्स को समझना है तो, है ना। क्वांटिटेटिवली, है ना, हम एक मेथड बताया था, साइंटिफिक मेथड, है ना। बहुत सारे साइंटिफिक मेथड हम डिस्कस किए थे कि किस तरह से हम ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल, है ना, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिवली एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होता है उसी को बोलते हैं न्यूमेरिकल। और वो फिजिक्स में, इंडियन फिजिक्स को समझने के लिए, या जो हम पढ़ रहे हैं उसको समझने के लिए बहुत अच्छा बुक पढ़ता है आपको एच सी वर्मा, क्वांटि हाँ, क्वांटिटेटिवली। ठीक है, तो एच सी वर्मा। अब आपको अगर आया बात कि आपको थ्योरी भी समझना है और न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे अच्छे लगाने हैं, है ना। न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों
आपको बहुत अच्छा से समझना है। तब आपके पास दो बुक का ऑप्शन है, फंडामेंटल फिजिक्स और यूनिवर्सिटी फिजिक्स। ठीक है, फंडामेंटल फिजिक्स आपको 700 से 800 के दाम में आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। हो सकता है कि आपके आसपास बुक स्टोर पे अवेलेबल ना हो, लेकिन ऑनलाइन ये बुक आपको मिल जाएगा और ये बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, थ्योरी भी समझने के लिए और न्यूमेरिकल भी समझने के लिए। तो आप एक बार ये कर सकते हैं कि दोनों में से एक बुक आप मंगा लीजिए, है ना। आजकल तो रिटर्न पॉलिसी बहुत अच्छा हो गया हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का। तो दोनों बुक आप एक बार मंगा के, आपको जो बुक पढ़ने में रीड करने में अच्छा लग रहा है, जिनका न्यूमेरिकल आपको कंपैरेटिवली दोनों में से कंपेयर कर लेंगे, जिसका न्यूमेरिकल अच्छा लगेगा वो बुक आप रख सकते हैं। दोनों बहुत अच्छी बुक है, चाहे यूनिवर्सिटी फिजिक्स हो चाहे फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, रेस्निक, हेरेडे और वॉकर, है ना। तो ये बुक हुई आपको न्यूमेरिकल प्लस कॉन्सेप्ट के लिए, है ना। पहला बुक था सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए, दूसरा बुक था सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए, और लास्ट दो बुक थे कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल के लिए, है ना। लास्ट में मैंने बात किया है, अगर आपको एडिशनली थोड़ा सा और अच्छा से फिजिक्स को समझना है, जिस तरह से हम अभी पिछले दो लेक्चर को किए, है ना, जिसमें हम आपको फिजिक्स को बहुत अच्छे तरीके से कहानी या उसके एप्लीकेशन के बेसिस पे समझाया। अगर उस तरह से आपको फिजिक्स को समझना है तो आप एडिशनली पढ़ सकते हैं फेमन लेक्चर सीरीज, है ना। फेमन लेक्चर सीरीज ये है रिचर्ड फेमन के द्वारा। रिचर्ड फेमन कौन थे? तो रिचर्ड फेमन एक बहुत थ्योरेटिकली बहुत फेमस फिजिसिस्ट थे, है ना। इनको नोबेल भी अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, और न्यूक्लियर बम बनाने वाली जो प्रोजेक्ट थी उसके भी ये पार्ट रहे हैं, है ना। ओपनहाइमर के साथ काम भी किए हैं, तो बहुत फेमस फिजिसिस्ट हैं और ये बहुत अच्छे टीचर भी हुए हैं, है ना। फिजिक्स के बहुत अच्छे टीचर भी रहे हैं। तो इनकी जो लेक्चर इन्होंने अपने इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया में दिया था, ठीक है, अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर ये पढ़ाते थे। तो इन्होंने जो भी लेक्चर दिया था उस लेक्चर को रिकॉर्ड करके बुक के फॉर्म में आपको अवेलेबल है। ठीक है, तो आप उसको बुक के फॉर्म में मंगा सकते हैं, या तो अगर आपको पैसे का प्रॉब्लम है तो आप बुक के फॉर्म में मत मंगाइए। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस बुक का लिंक दे दे रहे हैं, मतलब कि आप वहाँ पर अगर इस लिंक को क्लिक करिएगा तो सीधा आपको बुक खुलेगा। उसके लिए आपको पैसा का ज़रूरत नहीं है, आप आराम से उस लेक्चर को कोई भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है, फ्री में। तो ये लेक्चर आपको फ्री में अवेलेबल है ऑनलाइन। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ने में दिक्कत है तब आपको बुक खरीदना पड़ेगा। एडिशनली हम तो कहेंगे एक बार ऑनलाइन इसका पढ़ के आप देखिए, मटेरियल बहुत अच्छा है फेमन लेक्चर सीरीज़ का, लेकिन कुछ इसमें हायर फिजिक्स का भी बात होगा। ठीक है, तो आप टॉपिक वाइज चुन के कुछ टॉपिक पढ़ सकते हैं फेमन लेक्चर सीरीज से, अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो। ठीक है, तो ये हो गया बुक के बात, है ना। अब बात करते हैं कि आपने साइंस क्यों लिया है। ठीक है ना। क्या होता है कि आप 10 से जब भी आप 11 में आ रहे हैं तो बहुत लोग के पास ऑप्शन आता है, 3 ऑप्शन आता है। इंडिया में तो 3 ही ऑप्शन अवेलेबल है, कॉमर्स, है ना, आर्ट्स या साइंस। तो मैक्सिमम लोग साइंस को ऑप्ट करते हैं। कारण ये नहीं है कि सबको साइंस पसंद है, कारण ये है कि साइंस में जॉब रिलेटेड ऑप्शन ज़्यादा है ना आपको। और शिफ्टिंग भी सबसे अच्छा साइंस में। शिफ्टिंग कहने का मतलब है कि साइंस के जो 11-12 में साइंस लिए है वो बाद में शिफ्ट करके कॉमर्स या आर्ट्स में जा सकते हैं, जबकि कॉमर्स या आर्ट्स वालों के साथ ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चा आर्ट्स या कॉमर्स ले लेता है तो 11-12 के बाद अगर वो चाहा कि साइंस में हम चल जाए तो उसको जाने में बहुत दिक्कत होगा, और ऑन पेपर ये पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, इसलिए मैक्सिमम लोग साइंस को ऑप्ट करते हैं क्योंकि ये एक जॉब ओरिएंटेड स्ट्रीम है, खासकर इंडिया में। ठीक है, या ये प्रेस्टीज से भी अब जुड़ गया है कि साइंस पढ़ रहा है तो अच्छा बच्चा है, आर्ट्स पढ़ रहा है तो बेवकूफ़ बच्चा है, इसको कुछ नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी सब्जेक्ट खराब नहीं होता, हर सब्जेक्ट में स्कोप है ना। आपको फिर बस आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, हम अ, बस बात वाली बात नहीं कर रहे हैं। अब जैसे कि आप लोग सोचते होंगे हिस्ट्री पढ़ के कौन क्या कर सकता है ना। हिस्ट्री में भी रिसर्च होता है ना, अगर आपने सुना होगा हिस्ट्री में भी रिसर्च होता है, और उस रिसर्च के लिए काफ़ी आपको पैसे मिलते हैं, है ना। एक हिस्टोरियन एवरेजली अगर देखा जाए जो रिसर्च करता है, तो अगर रिसर्च कर रहे हैं यानी कि आप पीएचडी कर रहे हैं, तो पीएचडी में आपको जो स्कॉलरशिप है वो महीना का कितना है आपको 25,000, जो कि अब चेंज होने वाली शायद 32,000 या 38,000 होने वाली महीना का। जो पढ़ते रहता है हिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट जो भी रिसर्च करते हैं उनको इतना इंडियन गवर्नमेंट पैसा देती है एक महीना में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रीम ख़राब है, आप जिस स्ट्रीम में जाना चाहे जा सकते हैं, लेकिन वही दिक्कत है कि इंडिया में जॉब
और प्रेस्टीज से हर स्ट्रीम को जोड़ दिया गया, खासकर साइंस को। तो लोग ज़्यादातर मतलब कि दिखाने के लिए कुछ लोग भी साइंस में आ जाते हैं जबकि उनका इंटरेस्ट नहीं होता है। तो खैर हम ये नेगेटिव पॉइंट को डिस्कस ज़्यादा नहीं करें तो अच्छा है। हम बात करते हैं कि अगर आप साइंस में आए हैं और हम फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं तो फिज़िक्स में क्या ऑप्शन है ना। फिज़िक्स में आपके पास दो ऑप्शन है। आप या तो फिज़िक्स का कैरियर का बात करें कि आप आगे जाके फ़िज़िक्स को अगर फिज़िक्स में ही आपको इंटरेस्ट है तो फिज़िक्स के लिए आप कुछ करना चाहें, या फिज़िक्स में ही आप आगे पढ़ना चाहें तो क्या पढ़ सकते हैं। आप दो तरह से फिज़िक्स को पढ़ सकते हैं, थ्योरेटिकल फिज़िक्स या अप्लाइड फिज़िक्स। थ्योरेटिकल फिज़िक्स वही थ्योरी के बेसिस पे आप उसको पढ़ सकते हैं, और अप्लाइड फिज़िक्स मतलब वो जो थ्योरी हम पढ़े वो उसको कहाँ एप्लीकेशन लगा सकते हैं। जैसे कि अभी लोग मैक्सिमम लोग साइंस लेने के बाद 11-12 में आपको कहाँ जाते हैं, इंजीनियरिंग। और इंजीनियरिंग किसका पार्ट है, आपको अप्लाइड फिजिक्स का, है ना। इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा इंडिया में आज ब्रांच बना हुआ है जिसके चलते साइंस स्ट्रीम इतना फेमस भी हुआ। वो किसका पार्ट है, अप्लाइड फिजिक्स का पार्ट है ना। और इंजीनियरिंग में एक ब्रांच तो है नहीं, इंजीनियरिंग में आपको 5-6 मिनिमम ब्रांच तो आप खुद सुने होंगे, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, है ना, मैकेनिकल, ठीक है। ये सब अप्लाइड फिजिक्स के पार्ट हो गए, ठीक है। और आज ज़्यादातर अप्लाइड फिजिक्स ही फेमस है इंडिया में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जॉब देता है ना, साइंस स्ट्रीम में इंडिया को, ठीक। तो अप्लाइड फिजिक्स का पार्ट हो गया। अगर आपको अप्लाइड फिजिक्स यानी फिजिक्स का रिलेटेड एप्लीकेशन बनाने में, सॉल्व करने में, समझने में अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अप्लाइड फिजिक्स का पार्ट इंजीनियरिंग या अप्लाइड फिजिक्स डायरेक्ट भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल फिजिक्स में आप बहुत लोग को पता नहीं है ना, कि थ्योरेटिकल फिजिक्स में भी कुछ होता है कि नहीं, कि सिंपल बीएससी कर लेते हैं लोग और कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। आप फॉरेन कंट्री में देखेंगे तो थ्योरेटिकल फिजिक्स भी बहुत काफ़ी आगे है ना। जैसे कि आपने स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना, वो थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट है। अभी मैंने रिचर्ड फेमन का नाम लिया, वो भी थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट है ना। आइंस्टीन का नाम लिया, वो भी आपको मैक्सिमम बोला जाए थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट ही थे। इवन न्यूटन भी, तो ये सारे थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट ही थे, है ना। जैसे कि अगर स्टीफन हॉकिंस का नाम लिया जाए तो वो कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोफिजिक्स के बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, ठीक है। आपको आइंस्टीन न्यूक्लियर फिजिक्स के पार्ट के साइंटिस्ट हो गए, या पार्टिकल फिजिक्स बोल दीजिए, है ना। पार्टिकल फिजिक्स नहीं, न्यूक्लियर फिजिक्स ज़्यादा अच्छा रहेगा। खैर ओपेनहाइमर, ये सब, रिचर्ड फेमन भी बोल दीजिए, पार्टिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, है ना। तो जो भी हम नाम ले रहे हैं ये सब थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट साइंटिस्ट रहे, है ना। तो उसमें भी बहुत स्कोप है थोड़ा इंडिया में इसको, क्योंकि इंडिया थोड़ा रिसर्च फोकस नहीं है उतना, यहाँ पर रिसर्च नहीं होते हैं, थोड़ा सा रिसर्च की कमी है इंडिया में, इसलिए आपको थ्योरेटिकल फिजिक्स का एप्लीकेशन नहीं दिखाई देता है ना। जनरली ये होता है डेवलपिंग नेशन में, यही होता है कि थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट या थ्योरेटिकल पार्ट पीछे हो जाता है। डेवलपिंग नेशन मैक्सिमम ध्यान देता है आपको डेवलपमेंट में, जैसे कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है और वहाँ पर हमें इंजीनियर का ज़रूरत है ना। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी डेवलपिंग कंट्री में अप्लाइड मतलब अप्लाइड सब्जेक्ट जो भी होते हैं वो ज़्यादा फेमस होते हैं, है ना। जबकि डेवलप्ड कंट्री में दोनों चीज़ फेमस होते हैं, ठीक है। तो ऐसा बात नहीं कि थ्योरेटिकल फिजिक्स में कम स्कोप है और अप्लाइड फिजिक्स में ज़्यादा स्कोप है, ये थोड़ा बस इंडिया कंडीशन में सूट करता है। तो ये रहा आपका फिजिक्स का कैरियर इंडिया में। तो हमने बात कर ली कि हमें क्या पढ़ना है ना। हमें क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है, और हमें स्टार्ट कैसे करना है, फिजिक्स मैथ्स दोनों पढ़ना है, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है, क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स 11-12 में, यानी कि इंटरमीडिएट फिजिक्स पढ़ना है। कौन से बुक फॉलो करना है, पता चल गया। कैरियर क्या है आपको पता चल गया, ठीक है। यूनिवर्स के बारे में भी हम लोग लगभग बात कर चुके हैं, और ये भी बात हुआ कि जो बात बच गया है उसको अब हमको डिटेल में करना है पूरे साल, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि अब आगे कोर्स कैसे चलेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे कुछ लेक्चर आपको, पहले हमें मैथ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। हमें जो भी 11-12 में फिजिक्स को समझने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है वो होता है मैथमेटिकल टूल। तो आपको सबसे पहले मैथमेटिकल टूल आना चाहिए फिजिक्स के लिए। तो हम कुछ मैथमेटिकल टूल पहले पढ़ेंगे और फिर फिजिक्स। तो कैसे पढ़ेंगे ये अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा, और वहीं से आपका मैथमेटिकल टूल और थ्योरेटिकल फिजिक्स भी आपको चालू हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।